फ्रांस में एक और आतंकी हमला हो सकता है, ऐसी आशंका जाहिर की है फ्रांस के अधिकारियों ने। कल 8 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों की दूसरी टीम हमले की साजिश रच रही थी और उसे अंजाम भी दिया जाना था। लेकिन उससे पहले ही सेंट डेनिस में कल पेरिस पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन चलाकर इस साजिश को नाकाम कर दिया। खबर थी कि पेरिस हमले का मास्टरमाइंड माना जाने वाला अब्दुल हमीद अबाउद एक अपार्टमेंट में छिपा है। तुरंत सुरक्षा बलों ने 8 घंटे तक शूटआउट को अंजाम दिया। अधिकारियों के मुताबिक करीब 5000 राउंड फायरिंग की गई। 8 संदिग्धों को पकड़ा गया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार लोगों में अबाउद शामिल नहीं है। पुलिस की माने तो मरने वालों की संख्या साफ नहीं है। 2 शव बरामद किए गए हैं, जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान महिला संदिग्ध ने खुद को उड़ा लिया। मास्टरमाइंड अबाउद ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई के दौरान खुदकुशी कर ली। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। एजेंसी अबाउद की मौत की पुष्टि में जुटी है। इसके लिए पेरिस में कल मारे गए संदिग्धों का डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा। रूस ने सीरिया पर बमबारी का नया वीडियो जारी किया है। इसमें सुखोई विमान आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला करते दिखे हैं। विमानों ने आईएसआईएस के इलाके में तेल से लदे ट्रकों को भी टारगेट किया। अधिकारियों के मुताबिक रूस अब आईएसआईएस से जुड़ी जानकारियां जुटाने के लिए सभी तरह की खुफिया जानकारियों को जुटा रहा है। आईएसआईएस ने एक चीन और एक नॉर्वे के बंधक को मारने का दावा किया है। आतंकी संगठन ने एक अंग्रेजी मैगजीन में बंधकों की तस्वीर भी छापी है। रूसी विमान हादसे की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन आईएसआईएस ने आईईडी विस्फोटक की तस्वीर भी जारी कर दी है। अपने मैगजीन में तस्वीर छापकर संगठन ने दावा किया है कि इसी बम से रूसी विमान को उड़ाया गया था। 31 अक्टूबर को मिस्र के सिनोई में हुए विमान हादसे में 224 लोगों की जान गई थी। दावा के मुताबिक शर्म अल शेख एयरपोर्ट पर सुरक्षा में खामी का फायदा उठाते हुए विमान में बम लगाया गया था। भारत में जबरदस्त सामाजिक ताकत और बहुलतावाद है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा है कि देश विविधता से भरा हुआ है। ये विविधता हमारा अभिमान और ताकत है। विपक्ष की आलोचनाओं के बीच प्रधानमंत्री ने एक बार फिर बयान दिया है। एक मैगजीन के आर्टिकल में मोदी ने कहा है कि अलग अलग धर्म, 100 से ज्यादा भाषाएं और 1500 बोली के बाद भी भारतीयों ने साबित किया है कि कैसे एक साथ रहा जाता है। अगले हफ्ते मोदी सरकार के 18 महीने पूरे हो रहे हैं। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं और उनमें से कुछ उम्मीदें हमसे आगे हैं। पेरिस में जलवायु परिवर्तन के कार्यक्रम में शामिल होने से पहले पीएम मोदी ने कहा, हम लोग सचेत हैं कि हमारे विकास का पर्यावरण पर भी प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को मलेशिया और सिंगापुर के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वो 21 नवंबर को कुआलालंपुर पहुंचेंगे, जहां एशियन समिट में शिरकत करेंगे। 23 तारीख को मोदी सिंगापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। 20 नवंबर को नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पटना के गांधी मैदान में 2 भव्य मंच बनाए जा रहे हैं। कल नीतीश कुमार ने ट्वीट कर अपने मेहमानों की सूची जारी की। इसमें कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, यूपी के सीएम अखिलेश यादव समेत असम, सिक्किम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों के नाम भी मेहमानों की लिस्ट में शामिल हैं। भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वेंकैया नायडू और राजीव प्रताप रूडी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अहम कार्यक्रम के लिहाज से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। नीतीश ने प्रधानमंत्री मोदी को भी फोन कर न्योता दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि पटना से बाहर होने की वजह से वो शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो पाएंगे। बिहार में कांग्रेस से हाथ मिलाकर चुनाव लड़ने वाली पार्टी जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उनके मुताबिक बिहार के बाहर कांग्रेस बूढ़ी और सास की तरह लगती है, जबकि बीजेपी एक बहू की तरह लगती है। लोकसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के झाबुआ पहुंचकर शरद यादव ने ये बातें कही। ये पंजाब वाली जो पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी बूढ़ी हो गई, और ये जो कमल वाली पार्टी है, ये जो है वो ज्यादा, एक जो है वो सासू है और एक जो है वो पुतोहू है। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास 7 आरसीआर के सामने कल मीडिया पार्किंग में फायरिंग से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ड्यूटी बदलते वक्त एक पीसीआर स्टाफ से AK-47 राइफल से गोली चल गई। इसकी खबर मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच के बाद इसे एक हादसा करार दिया। दिल्ली के द्वारका में बीती रात बाइक सवार बदमाशों ने एक ज्वेलर को गोली मार दी और उनसे एक बैग लेकर फरार हो गए। बैग में क्या था अब तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। ये वारदात लूटपाट के इरादे से की गई। हमले की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है। पुलिस इन तस्वीरों के आधार पर सुराग जुटा रही है।
दिल्ली स्पेशल सेल में तैनात एसीपी अमित सिंह की पत्नी सरिता सिंह की भी कल मौत हो गई। नोएडा के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 16 नवंबर की रात एसीपी अमित सिंह ने खुदकुशी कर ली थी। उसके बाद उनकी पत्नी सरिता ने भी चौथी मंजिल से छलांग लगा दी थी। तब से उनका इलाज चल रहा था। दिल्ली के सराय रोहिल्ला में कल एक वकील के ऑफिस के बाहर से रिवॉल्वर की नोक पर बदमाशों ने 1 करोड़ रुपए लूट लिए। बताया जाता है कि वकील संजय बंसल के 2 बेटे अपनी स्कूटी से पेमेंट लेकर आए थे। तभी बाइक पर आए 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। दोनों आरोपियों ने हेलमेट पहने हुए थे। बाइक सवार लुटेरों ने 3 हवाई फायरिंग भी की। सराय रोहिल्ला पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली पुलिस ने अशोक विहार मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। 2 महीने बाद मृतक महिला के पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इसी ने अपनी पत्नी की हत्या की। पुलिस के मुताबिक एक बाहरी लड़की की पत्नी से बढ़ती करीबी से आरोपी नाराज था। इसी को लेकर उसने हत्या की साजिश रची। मृतक के 5 साल के बेटे के बयान के आधार पर पुलिस को ये कामयाबी मिली है। दिल्ली के मधु विहार में एक अपार्टमेंट से लाखों की चोरी कर 2 चोर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि घर में ताला बंद था और घर वाले कहीं बाहर गए हुए थे। रात के करीब 2 बजे 2 चोर अपार्टमेंट की दीवार पर लगे तार को काटकर अंदर घुसे और लाखों का कैश और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हैं। दिल्ली के पुलबंगश इलाके में एक लड़की की शादी का झांसा देकर लूटपाट की वारदात हुई है। बताया जाता है कि एक महिला समेत कुछ लोग रिश्ते की बात लेकर आए और घर वालों को हथियार के दम पर बंधक बनाकर लाखों की ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो गए। जाते जाते गेट के बाहर ताला भी जड़ दिया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया जो खुद को बेकसूर बता रहे हैं। दिल्ली के नरेला में एक प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। इस पर काबू करने में दमकल की 4 गाड़ियां जुटी रही। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। राहत की बात यह है कि आग में कोई भी मजदूर या कर्मचारी हताहत नहीं हुआ। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में मंगलवार की रात अचानक पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। इसमें 6 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। आग लगने के कारण का पता अब तक साफ नहीं है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि इसी सत्र में जन लोकपाल बिल पेश किया जाएगा। केजरीवाल सरकार का जन लोकपाल बिल उत्तराखंड लोकपाल बिल 2011 की तरह होगा। इसके दायरे में मुख्यमंत्री का दफ्तर भी होगा। बिल में संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान होगा। साथ ही सीएजी ऑडिट का भी प्रावधान किया जा रहा है। खास बात यह कि तय सीमा में जांच की बात भी बिल का अहम हिस्सा होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आर्थिक मदद को लेकर केंद्र पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य की योजनाओं के लिए फंड मुहैया नहीं कराने का आरोप लगाया है। कोलकाता में ममता ने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री को तुरंत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलानी चाहिए और उनकी मांगें सुननी चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज जयपुर में रिसर्जेंट राजस्थान का उद्घाटन करेंगे। रिसर्जेंट राजस्थान के लिए पहुंचने वाले मेहमानों के स्वागत में पूरे जयपुर को सजाया गया है। एयरपोर्ट पर तो मानो राजस्थान की पूरी संस्कृति दिख रही है। आतंकी खतरों के अलर्ट के मद्देनजर 5 आरएसी कंपनियों के अलावा 1000 जवानों को सुरक्षा में लगाया गया है। गुजरात में निकाय चुनावों के प्रचार के दौरान कांग्रेस हार्दिक पटेल के मुखौटे का इस्तेमाल कर रही है। पाटीदार आरक्षण को लेकर पटेल समाज नाराज है। इसका फायदा उठाने के लिए कांग्रेस ने हार्दिक की तस्वीर को पोस्टर में जगह दी है। सूरत में कांग्रेस की रैली में इसकी एक झलक दिखी। हिमाचल प्रदेश में अग्निकांड में तबाह कोटला गांव को करीब 2 करोड़ रुपए से फिर बसाया जाएगा। प्रभावितों को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने करीब 1.5 करोड़ रुपए की राहत देने का ऐलान किया। वहीं मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। मार्च 2017 तक देश भर के अपराधियों की जानकारी एक सिस्टम पर होगी। उनका नाम है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम। इस सिस्टम के जरिए सभी एजेंसी या पुलिस जानकारी शेयर करेंगी। कैबिनेट ने कल इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इस पर कुल 2000 करोड़ का खर्च आएगा। शहीद कर्नल संतोष महादिक का आज महाराष्ट्र के सतारा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके गांव पोगरवाड़ी में अंत्येष्टि होगी। मंगलवार को कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में उनकी शहादत हो गई थी। 38 साल के संतोष 41 राजपुताना राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे। महाराष्ट्र के सतारा में उनके निधन के बाद से मातम पसरा है। कल पुणे के नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीद कर्नल संतोष महादिक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य के कई मंत्रियों ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। मेक इन इंडिया के तहत जल्द ही देश में उन दवाओं और वैक्सीन का निर्माण शुरू हो जाएगा जिसके लिए अब तक देश विदेशी बाजारों पर निर्भर है। इनमें एड्स, डायबिटीज और स्ट्रोक के इलाज के लिए आधुनिक दवाओं की संख्या ज्यादा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से हैदराबाद में बायोमेडिकल रिसर्च के लिए नेशनल रिसोर्स फैसिलिटी बनाने की शुरुआत की जा रही है। कैबिनेट से इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है।
पतंजलि नूडल्स पर शुरू हुए विवाद पर रामदेव ने साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि कई मल्टीनेशनल कंपनियां पतंजलि से घबराई हैं। रामदेव ने किसी भी नियम के उल्लंघन के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। गौरतलब है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने कहा है कि नूडल्स लॉन्च करने से पहले इजाजत नहीं ली गई। 26/11 हमले में अब अमेरिका में गिरफ्तार लश्कर के आतंकी डेविड कोलमैन हेडली को भी आरोपी बनाया जाएगा। इसके लिए मुंबई पुलिस ने स्पेशल टाडा अदालत में याचिका दी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। अब हेडली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत की कार्रवाई में मौजूद रहना होगा। मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने अमेरिका के कानून मंत्रालय को इसके लिए चिट्ठी लिखी है। पेरिस में हुए आतंकी हमलों के बाद मुंबई में कल मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोगों ने ISIS के खिलाफ आवाज उठाई। देश के दूसरे हिस्सों में भी मुस्लिम संगठन सड़कों पर उतर आए। ग्वालियर के डबरा इलाके में कल राह चलते एक महिला को छेड़ना मनचले को भारी पड़ गया। महिला के चिल्लाने पर वहां आसपास मौजूद लोगों ने पहले तो मनचले की जमकर धुनाई की, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मंगलवार की शाम पीड़ित महिला बाजार में खरीदारी के लिए आई थी, तभी ये घटना घटी। यमुनानगर में एक लड़की ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी। खुलासा हुआ है कि लड़की उससे प्यार करती थी, शादी भी करना चाहती थी, लेकिन उसे खबर लगी कि लड़के की शादी कहीं और होने जा रही है, तो उसने हत्या की साजिश रच डाली। फिर उसने 3-4 अन्य साथियों के साथ मिलकर उसकी निर्मम हत्या कर डाली। सोमवार को युवक की हत्या हुई और कल ही उसकी बारात निकलने वाली थी। पुलिस की माने तो लड़की ने लड़के को अपने पास बुलाया और हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने उस लड़की सहित 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। सभी आरोपी फरार बताए जाते हैं। यमुनानगर में एक SDO के नेतृत्व में बिजली चोरी रोकने गए कर्मचारियों पर संगीन आरोप लगा है। आरोप है कि कर्मचारियों में से एक ने घर के बाथरूम में स्नान कर रही एक महिला की वीडियो बना डाली। जब महिला ने देखा और शोर मचाया तो गांव के लोगों ने बिजली कर्मचारियों की जमकर धुनाई कर डाली। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वैसे बिजली निगम के अधिकारी तमाम आरोपों को नकारते रहे। भिंड में NH 92 पर एक टोल नाके पर कुछ ट्रक चालकों और उनके लोगों ने वहां के कर्मचारियों से जमकर मारपीट की। आरोप है कि वो लोग बैरियर से बिना पैसा चुकाए ट्रकों को निकालना चाहते थे। सभी आरोपी हथियारों से लैस थे। वो लाठी, कट्टा और बंदूक लिए हुए थे। आरोपियों ने वहां जमकर तोड़फोड़ भी की। वारदात की एक-एक तस्वीर CCTV में कैद है। पुलिस अब इन्हीं तस्वीरों के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी है। सवाई माधोपुर के जंगल से मंगलवार को पुलिस ने एक महिला का शव बरामद किया। उसके कुछ घंटे बाद ही उसी जंगल से एक युवक जख्मी हालत में मिला। पुलिस के मुताबिक महिला की गला रेतकर हत्या की गई थी। घायल युवक के गले पर भी हमले के निशान हैं। कयास लगाया जा रहा है कि मामला प्रेम प्रसंग का है और दोनों की गला रेतकर हत्या की कोशिश की गई है। मध्य प्रदेश के दमोह में 3 दिन पहले अगवा किए गए युवक की हत्या उसके ही दोस्त ने कर डाली। आरोपी दोस्त मृतक के परिजनों से फिरौती में 20 लाख रुपयों की मांग भी करता रहा। पुलिस ने उस शातिर दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। अब जांच की जा रही है कि इस हत्या में और कितने लोग शामिल हैं। तमिलनाडु के बाद अब आंध्र प्रदेश में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मौसम विभाग ने राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। कई इलाकों में हो रही बारिश से मुसीबतें बढ़ने लगी हैं। खासकर श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम, विजयनगरम, पूर्वी पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम और नेल्लोर में मूसलाधार बारिश की आशंका है। वहीं मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू राज्य के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कल उन्होंने कई प्रभावित इलाकों में हवाई सर्वे किया और हालात की जानकारी ली। चेन्नई में मूसलाधार बारिश का संकट भले ही टलने लगा हो, लेकिन नदियां अभी भी उफान पर हैं। नदियों के किनारे बड़ी संख्या में लोग अभी भी फंसे हुए हैं। जिनके घर पानी में डूब चुके हैं वो अभी भी मदद के इंतजार में हैं। अजमेर के एक अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने नवजात बच्ची को मृत बताकर पूरी रात एक बक्से में रखवा दिया। जब परिजन सुबह उसकी लाश लेने पहुंचे तो बच्ची जिंदा मिली। इस संगीन मामले के सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रहा है। यूपी के बुलंदशहर में कल अज्ञात विस्फोट की चपेट में आकर एक बच्चे की मौत हो गई। धमाके में 4 बच्चे गंभीर रूप से झुलस भी गए। पुलिस इसे सामान्य आतिशबाजी का विस्फोट मान रही है। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला ग्राउंड पर ही भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टेस्ट मैच खेला जाएगा। मेजबानी को लेकर विवाद खत्म हो गया है। कल हाईकोर्ट ने MCD को प्रोविजनल ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देने का आदेश दे दिया। जस्टिस मुकुल मुदगल की निगरानी में सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मैच 3 से 7 दिसंबर तक चलेगा। बारिश की वजह से बेंगलोर टेस्ट ड्रॉ हो जाने पर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने मायूसी जताई है। इस मैच में पहले दिन का ही खेल हो पाया था। बाकी 4 दिन का खेल बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका और कल ड्रॉ घोषित कर दिया गया।
सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अभी 2 टेस्ट मैच खेले जाने हैं। अगले दोनों मैच के लिए सिलेक्टर्स ने मौजूदा भारतीय टीम पर भरोसा जताया है और टीम में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है।